नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी, आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिंदी की क्लासें और हिंदी में समास हो गया था, रस हो गया था। 2 चैप्टर हमारे समाप्त हो गए हैं। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जो है वाक्य संबंधी अशुद्धियां। वाक्य संबंधी अशुद्धियां का रोल एसएससी जीडी में काफी है, जीडी में पूछा जाता है, यूपी पुलिस में भी पूछा जाता है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, वाक्य संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं तो कितने आधार पे हम पढ़ते हैं? वाक्य संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं मूलतः 3 आधार पर हम पढ़ते हैं। पहले तो हम पढ़ते हैं वर्तनी के आधार पर, फिर हम पढ़ते हैं पद के आधार पर, फिर हम तीसरा जो होता है वाक्य के आधार पर। ठीक है, आज हम देखो इस बार हम विस्तार से पढ़ेंगे अशुद्धियां। ऐसे नहीं कि केवल प्रश्न देके आपको समझा दिया जाएगा कि अशुद्धियां कौन है, कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, ये नहीं। इस बार थोड़ा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पेपर टफ हो जाएगा तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले वर्तनी के आधार पर वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। अब पेपर कैसा भी हो, अब उनको मौका नहीं मिलेगा, चाहे जहां से पूछें, जितना भी तोड़ के पूछें ना, थोड़ा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। वर्तनी संबंधित क्या होती है? मतलब वर्तनी में जैसे लिखा है प्रजा, दूसरी तरह लिखा है हाँ, जैसे कहा गया है वर्तनी संबंधी में, जैसे कह दिया जाए कि कवित्री, तो ये क्या है? ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध है। ये एक अशुद्ध रूप होता है ना, वर्तनी के आधार पर ये एक अशुद्ध रूप होता है। और अगर यहीं पे लिख दे हम ऐसे, तो ये क्या सही होगा? गलत है। फिर सही कैसे होगा? कव इत्री। कव इत्री। इत्री, यानी हम लिखेंगे इस तरह, इस तरह। अभी भी बताओ सही है कि गलत है? क्यों गलत है? क्या सही है? बताओ भाई, यही तो बढ़िया अच्छी बात है। कम से कम जो है हम लोग शुद्ध अशुद्ध भी पढ़ लें। बताइए भाई, शुद्ध अशुद्ध किस तरह लिखा जाए? सर इसी तरीके आप लोगों को बताना है। हाँ, इसी तरह लिखा जाएगा। इस तरह कैसे लिखा जाएगा? गलत है। बताओ पीछे। सही है लास्ट वाला, कवित्री, सही है ना? हाँ, तो जो आखिरी में लिखा गया है यही आपका शुद्ध रूप है। ठीक है, और ये भी अशुद्ध है और ये भी अशुद्ध है। एक तो पेपर में देगा तो इसी तरह देगा, सिंपल देगा, बिल्कुल वर्तनी के आधार पर देगा। 4 ऑप्शन देगा आपसे और पूछेगा बताइए इनमें से कौन 3 शुद्ध है। ये पूछ सकता है कौन एक अशुद्ध है, ये पूछ सकता है ना कि कौन एक शुद्ध है। 3 अशुद्ध देके 1 शुद्ध देगा या 3 शुद्ध देके 1 अशुद्ध दे देगा, है ना? तो वर्तनी के आधार पर पूछ लेगा ये। ठीक है, लेकिन वर्तनी के आधार पर भी हम 3-4 प्रकार से पढ़ सकते हैं। वर्तनी के आधार पर भी हम 3-4 प्रकार से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम पढ़ना चाहेंगे वर्तनी के आधार पर देखेंगे तो 4 प्रकार, कम से कम 4 प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे स्वर और मात्रा के आधार पर। स्वर और मात्रा कैसे? देखो वर्तनी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर और मात्रा। स्वर और मात्रा पर, इनसे संबंधित कैसे अशुद्धियां होती हैं? स्वर और मात्रा पर। ठीक है, जैसे कहा जाए आपसे, जैसे कहा गया मालूम। मालूम, तो मालूम क्या है? शुद्ध है या अशुद्ध है? मालूम।
मालूम कहा गया, जैसे एक और कहा गया परीक्षा। तो ये कौन सा रूप है? स्वर और मात्रा का कौन सा रूप है? शुद्ध रूप से। ये शुद्ध रूप है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये शुद्ध रूप है, ठीक है, शुद्ध रूप है। लेकिन यहीं पर अगर कह दिया जाए मालूम और परीक्षा, तो ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध रूप है। और किसके आधार पर? स्वर और मात्रा के आधार पर, ठीक है। अगर आपसे पेपर में अब अंदर से पूछने लगा है तो हो सकता है पूछता जाए, है ना, स्वर और मात्रा के आधार पर इसमें कौन से अशुद्ध, मतलब मालूम ये वाला लिख दिया और कहा इसमें बताइए कौन सी अशुद्धि है, ठीक है, कौन सी अशुद्धि है। एक ऑप्शन में स्वर और मात्रा रहे आपके, दूसरे में रहे आपके व्यंजन संबंधी और तीसरा रहे शब्द संबंधी, चौथा इनमें से कोई नहीं कर दे। मात्रा शब्द मात्रा। हाँ, तो मात्रा, स्वर और मात्रा, ये याद रखना। पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है अब, इसलिए हमें मालूम रखना है। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा अलग है, इसकी मात्रा अलग है, मात्रा के आधार पर ये अलग हो गए हैं, मतलब अशुद्ध हो गया है। स्वर हो या मात्रा, दोनों आधारित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा स्वर और मात्रा के आधार पर, ठीक है। जैसे इसके बाद एक होता है व्यंजन के आधार संबंधित, व्यंजन संबंधित अशुद्धियां होता है। स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, स्वर मात्रा हो गया, एक होता है आपका व्यंजन, व्यंजन संबंधी। व्यंजन संबंधित में कैसे आएंगे? जैसे बताइए, कोई एक उदाहरण बताइए, कोई एक उदाहरण। जैसे उज्जवल हो गया। उज्ज्वल, हाँ उज्ज्वल हो सकता है, हो सकता है। उज्ज्वल, आशीर्वाद है ना। पूंजी हो जाएगा, पूंजी। जैसे कहा जाए आपसे बढ़ई, बढ़ई और झूठ, बढ़ई और झूठ, ये कैसा रूप है? योद्धा, अशुद्ध रूप है। कौन सा रूप है? अशुद्ध। अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? एक है भूख आदि, ठीक है। तो ये कौन से रूप है? अशुद्ध। ये व्यंजन संबंधी अशुद्धियां हैं। व्यंजन संबंधी अशुद्धियां कैसे हैं? सर यहाँ पे बड़ा ही गलत लिखा गया है। हाँ, क्योंकि यहाँ ये आदि, ये अशुद्ध रूप है, ठीक है, अशुद्ध रूप है। व्यंजन संबंधी अगर इसको सही करना तो क्या हो जाएगा? बढ़ई, ये बिंदी नहीं लगा था, है ना। व्यंजन पे सबसे पहले बात तो व्यंजन ही गलत लिखा गया था। इसका ये व्यंजन नहीं होता है, इसका ये वाला व्यंजन होता है, ठीक है। जैसे झूठ का है तो झूठ में झा बनता है, झूठ बनता है, झूठ होता है, झूठ नहीं होता है। वो झूठ वाला नहीं, झूठन वाला नहीं, इसने झूठ को झूठ लिखा है, ठीक है। तो ये भी व्यंजन पे आधारित गलत हो गया। और योद्धा जो होता है, योद्धा कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा ना, इसमें भी व्यंजन गलत है। और इसके बाद भूख, भूख भूख होता है कि भूख होता है? वो तो बच्चे छोटे छोटे लोग बोलते हैं ना घर में, हमें भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है ना, भूख लगी, लेकिन भूख लगी है। अब हम पढ़ लिख लिए हैं तो इसलिए हमको भूख लगी है। जब हम लोग नहीं जानते थे तो हमको भूख लगती थी, अब हमको भूख लगती है। पहले का लगता था, अब खा लगता है ना। जानकारी, तो ये कौन से है? आदि शब्द जो है ये शुद्ध रूप है, ठीक है। एक बात समझ लो, स्वर पे पूछ सकता है और मात्रा से संबंधित पूछ सकता है, ठीक है। स्वर और मात्रा से, जैसे मालूम, इसमें मात्रा गलत लगी थी। जैसे परीक्षा में भी गलत मात्रा लगाई गई थी, ठीक है। स्वर होगा या तो मात्रा, ठीक है। और व्यंजन में क्या किया गया? व्यंजन ही बदल दिया गया है ना। व्यंजन तो हम लोग जानते हैं ना, व्यंजन की पहचान कर सकते हैं ना। जैसे का लिखना है तो का कैसे लिखेंगे? ऐसे ही तो लिखेंगे कि का ऐसे लिखेंगे,
ऐसे गलत है ये। गलत है ना। मान लो ऐसे लिख दिए तो ये था। का की तरह रहे और खा की तरह। तो ये व्यंजन से संबंधित हो गए। इसके बाद जो तुम्हारा होगा वो होगा शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धियां होगा। शब्द निर्माण, जैसे कोई शब्द बनाना होता है तो उसमें हम कैसे शुद्ध अशुद्ध बनाएं, शब्द निर्माण संबंधी। ठीक है, अगला जो है हम पढ़ेंगे शब्द निर्माण संबंधी। ये हो गया, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। बढ़ई, ठीक है, नोट्स बना लो ताकि दिक्कत ना हो। नहीं बाद में अगर नहीं बनाना है तो जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं भाई आप लोग, तो यहाँ देख लो, बाद में यूट्यूब जाके वहां से देखो तो अच्छी बात है, नोट्स भी अच्छी तैयार होगी ना। यस सर। इसके बाद अगला आता है हमारा शब्द संबंधी। शब्द संबंधी अशुद्धियां, ठीक है, शब्द संबंधी अशुद्धियां। इसमें कैसे होगा, किसी शब्द को जैसे कोई शब्द है पूरा, जैसे कहा गया, भैया देखो इधर एक मिनट, इसको हटा देते हैं। जैसे कहा गया गायिका, तो गायिका गायकी कैसा रूप है, ये अशुद्ध रूप है। शब्द संबंधी, ये अशुद्ध रूप है। कभी किसी को गायकी क्या है, गायक हो गया, गायिका हो गया ना। स्त्रीलिंग को क्या बोलते हैं, गायिका। गायिका, और पुरुष को गायक। गायक। गायकी किसको बोलते हैं, किसी को नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते, अशुद्ध है ना। ये बिल्कुल ही अशुद्ध रूप है, हम नहीं कह सकते किसी तीसरे के बारे में। तो ये कैसा है, गायकी अशुद्ध रूप है। अगर हमें इससे शब्द से संबंधित शुद्ध रूप बनाना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गायिका, ये शुद्ध रूप हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसी तरह के तुम्हारे आएंगे जो शब्द संबंधी अशुद्धियां होंगी, शब्द से संबंधित अशुद्धियां इसी तरह के आएंगे। ठीक है, और शब्द संबंधी अशुद्धियां भी कई तरीके के होते हैं। जो शब्द संबंधी अशुद्धियां होते हैं वो कई तरीके से होते हैं, करीब 4-5 तरीके से होते हैं। और कैसे करते मतलब? शब्द से संबंधित जैसे उपसर्ग से आते हैं अच्छा। अशुद्धियां, समास से आते हैं, संधि से आते हैं, इन सबसे भी आते हैं। शब्द संबंधी जो अशुद्धियां होती है ये भी कई प्रकार से होते हैं। उपसर्ग से आपके आ जाएंगे, प्रत्यय से आ जाएंगे, समास से आ जाएंगे, संधि से आ जाएंगे, इतने प्रकार के। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इनके बारे में पढ़ लें। ठीक है, शब्द संबंधी अशुद्धियां 3 प्रकार से पढ़ते हैं ना। 4-5 प्रकार से होते हैं। हाँ, छूटे ना। फिर उसके बाद जो है आप प्रश्न उत्तर तो होते ही रहेंगे शुद्ध अशुद्ध वाले, लेकिन कम से कम इनके बारे में जान लें, है ना। शब्द संबंधी अशुद्धियां हेडिंग रहेगी हमारी, शब्द संबंधी अशुद्धियां। शब्द संबंधी अशुद्धियां, और इसमें भी 4 तरीके से शब्द संबंधी अशुद्धियां आएंगे। पहला आएगा हमारा उपसर्ग के आधार पर। पहला हम पढ़ेंगे उपसर्ग के आधार पर, उपसर्ग के आधार पर। उपसर्ग के आधार पर, उपसर्ग के आधार पर कैसे, उपसर्ग क्या होता है, जो शब्दों के पहले लग के आता है। ठीक है, जैसे कहा जाए आपसे शब्द उपसर्ग से संबंधित, देखिए जैसे कहा जाए आपसे अनचेत। ठीक है, तो अनचेत क्या ये सही है, शुद्ध रूप है? गलत है। फिर क्या हो जाएगा, अचेत। अचेत होता है, उपसर्ग आ लगेगा चेत में, चेत था उसमें आ उपसर्ग लग गया तो अचेत हो गया।
लेकिन अनचेत नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, कोई अर्थ ही नहीं निकला है ना। आ माने नहीं, चेत माने जो होश ना हो। हाँ, जिसके होश ना हो। लेकिन अनचेत कहाँ होगा, तो यहाँ पे उपसर्ग ही गलत लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे गलत उपसर्ग लगा के शब्द दे देगा तुमको। तो ये हो जाएगा तुम्हारा अशुद्ध रूप और ये हो जाएगा तुम्हारा शुद्ध रूप। इतना पता है, ठीक है। और प्रश्न भी अब अंदर से पूछने लगा, तो हो सकता है अंदर से पूछ ले आपसे कि बताइए, अनचेत दे दिया, अचेत दे दिया, उसने पूछ लिया कि बताइए इसमें शब्द संबंधी अशुद्धियां कौन सी है, तो उसमें दे दे आपसे उपसर्ग दे दे, समास दे दे, है ना, प्रत्यय दे दे, संधि दे दे और 4 ऑप्शन। तो यही कंफ्यूज हो जाओगे, आखिर ये पढ़ाया क्या गया भैया हमको, ये तो हमको पता ही नहीं। इसमें उपसर्ग संबंधी बताया कि समास संबंधी बताया कि प्रत्यय संबंधी बताया कि संधि संबंधी बताया। तो इसलिए यहां पर एक एक बारी बारी करके हम बता दे रहे हैं, ताकि आने वाले समय में कोई भी एग्जाम दो तो दिक्कतें ना हो, है ना। उपसर्ग के आधार पर जिसमें उपसर्ग सही या गलत लग के आएगा, लेकिन अर्थ तुम्हें मालूम होना चाहिए। देखो, अर्थ नहीं पता होगा, जैसे चेत का अर्थ नहीं तुमको मालूम तो फिर नहीं कर पाओगे, अर्थ का भी ज्ञान होना चाहिए ना। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि जब हम वर्तनी वर्तनी पढ़ें और संधि का अलग करें तो उनके अर्थों के बारे में जाने, तो अर्थ भी हमारे तैयार होते जाएंगे, है ना, फिर हम अलग कर लेंगे। तो ये उपसर्ग के आधार पर, जब भी उपसर्ग के आधार पर ऐसे आएंगे तो कर लोगे ना, उपसर्ग संबंधित, ठीक है। इसके बाद ऐसे कह दिया, इसी में एक और प्रत्यय संबंधित, अगला है प्रत्यय संबंधी। ये प्रत्यय के आधार पर जो भी लिखना है ना, प्रत्यय के आधार पर। प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे वाक्यांश के पीछे हाँ। प्रत्यय करते हैं। उपसर्ग भैया ये तो आगे से, प्रत्यय है पीछे से, है ना। प्रत्यय का काम है पीछे लगना, जैसे लकड़ बग्घा, घबराहट में क्या होता है, आहट होता है। आहट क्या है, प्रत्यय है। प्रत्यय है। और अनुरूप में क्या है, अनुरूप, अनु हमारा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, रूप, यस सर, है ना। यस सर। जिसे कुरूप कहा गया, रूप में उपसर्ग लगाया गया है। कु माने होता है बुरा, बुरा है जो रूप, रूप, बुरा है जिसका रूप, यस सर, है ना। तो इस तरह उपसर्ग आगे लगेगा, प्रत्यय पीछे लगेगा। क्लियर। प्रत्यय में जैसे कहा जाए आपसे गायिका, वही प्रत्यय, जैसे गायिका का शुद्ध रूप हो गया और गायिकी अशुद्ध है, अशुद्ध रूप हो गया। तो प्रत्यय में भी ये लिख लो, है ना। जैसे आकर है गायक भी, गायिका है गायिका, तो ये शुद्ध रूप है, इका ना सर, इका, इका हाँ, करते हैं, गायिका, इका। और है ना, ये शुद्ध रूप हो जाएगा। और अगर गायिकी कहा जाए तो ये अशुद्ध हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा, गायिकी अशुद्ध हो जाएगी, ठीक है। गायिका में इका आता है, आएगा ना प्रत्यय, लेकिन गायिकी में कौन प्रत्यय आएगा, गायिकी में कोई प्रत्यय नहीं है। बोलो एक बार गायिकी, गायकी, क्या निकला मुंह से की, लास्ट में, की तो लगा ही है, इसमें निकला क्या है, गायिकी में कुछ नहीं निकला, जो भी निकला है गायिका में निकला है, गायिका, इका, ठीक है। यस सर, शब्द बोल के हमें निकालना है प्रत्यय, अगर बोलोगे नहीं बार बार तो निकलेगा भी नहीं। ना ही गायिकी में इकी भी निकाल दोगे तुम, गायिकी, की, इकी भी निकाल दोगे इसमें और की भी लगा दोगे ऑप्शन में होगा तो हो जाएगा गलत, सब सत्यानाश। गायिकी गई, ठीक है। तो गायिका में इका, इका गायिका, प्रत्यय आया, लेकिन गायिकी में गायिकी है, काम खत्म उसका, ठीक है। इसके बाद तीसरा है जो हमारा, वो है समास पर आधारित। समास पर आधारित, समास पता है ना, यस सर, समास के आधार पर,
समास के आधार पर जब भी देगा ये समास के आधार पर देगा। अब समास के आधार पे पूछ ले या प्रत्यय के आधार पे पूछ ले या उपसर्ग के आधार पे पूछ ले, अगर ये भाग पूछ ले किसके हैं तब बताना हमें किससे, ये सब शब्द है, शब्द से संबंधित, ठीक है। समास से क्या होगा, जैसे कहा गया दिवारात्र, दिवारात्र, दिवारात्र या दिवारात्रि, क्या हो जाएगा दिवारात्र का, दिवारात्र में कौन सा समास है, जैसे कहा गया दिन और रात द्वंद्व समास, दिवारात्र, तो इसमें कौन है, द्वंद्व समास। दिन और रात क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, बिना दिन के रात नहीं, बिना रात के दिन नहीं, यानी एक दूसरे के पूरक है ये, ठीक है। तो ये द्वंद्व समास का हो जाएगा। तो दिवारात्र क्या है, शुद्ध रूप है ये, यस सर। जब भी आपसे समास से पूछेगा ये शुद्ध रूप है, लेकिन यहीं पे कह दे दिवारात्रि, दिवारात्रि, तो इस समास के आधार पर ही गलत हो गया, शुद्ध अशुद्ध में समास के आधार पर ये गलत हो गया। रात्रि नहीं होता है, पहली बात तो रात्र होता है ना, तो रात्रि शब्द लग के यही गलत हो गया, तो ये अशुद्ध रूप हो जाएगा इसका, समास के आधार पर देखा जाएगा तो, ठीक है। एक एक बता रहे हैं, इसके बाद जो है बुक से या देख लेना, है ना, ये प्रैक्टिस जब करवाया जाएगा तो प्रैक्टिस में देख लेना। इसके बाद चौथा कौन सा हमारा बचता है, एक चौथा कौन सा बचता है बताइए, प्रत्यय हो गया, समास हो गया, जिसको हम अलग करते हैं, यानी संधि। संधि, संधि के आधार पर, संधि के आधार पर, इसको नोट कर लो भैया, नोट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नोट्स बनाने आसानी रहे, इसीलिए हट जाते हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें। इधर लिख लीजिए दिवारात्रि, यानी ये अशुद्ध रूप है, क्या है, अशुद्ध रूप। अभी तक इस तरह नहीं पढ़ाया गया था ना, हाँ, जब से पेपर देखे पिट वाला, हमें लगा बड़ा खतरा है या पेपर में थोड़ा अंदर चला जाए, हम भी तालाब में कूदे। अभी तक हम लोग भी बाहर से बैठ के मछली पकड़ रहे थे, आप तालाब में अंदर बैठ के पकड़ेंगे, बीचों बीच में नाव से, है ना, ज्यादा मिले ताकि पकड़ने। मछलियां होशियार हो गई, अब नहीं आती, ठीक। संधि के आधार पर, संधि के आधार पर जैसे करिए, संधि, संधि के आधार पर कोई अशुद्ध बात बताइए, हम ही बताएं। जैसे कहा गया उपर्युक्त, उपयुक्त, उपर्युक्त, सही लिखा, गलत है, कहाँ है गलत है, कहाँ ये या है कि बा है, ये इसको या बनाइए। अरे उपर्युक्त हम बोल रहे हैं मुंह से, तो यह उपर्युक्त लिखा है, फिर से बोलिए, उपर्युक्त, ये पुख्त लगता है सर, अरे युक्त है भाई, या बनाइए। अरे हम जो बोल रहे हैं मुंह से कि या है तो या है, ये या लियो टेढ़ा करके लगाते हैं। अब ठीक है, उपर्युक्त ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, पहले ये बताना है, ये उपर्युक्त शुद्ध है या अशुद्ध है, इसको अलग करिए। संधि के आधार पर पढ़ा रहे हैं ना, कैसे चेक करना है कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, अलग ही करना पड़ेगा ना, तो इसको अलग करिए, क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर युक्त, युक्त, यस सर, ये हो जाएगा, यस सर, और इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त, उपरोक्त का, उपाधनरोक्त। अब इसको अलग करिए, ऊपर, क्या ये सही है, उपरोक्त सही है, कहते ना, उपरोक्त पंक्तियां, उपरोक्त पंक्तियां, यानी ऊपर का पढ़ लें जो भी बताया गया है, लेकिन उपर्युक्त गलत है कि सही है संधि विच्छेद, अभी तक हमको ये नहीं पता चला, बताओ भाई, महान व्यक्तियों बताओ जल्दी जल्दी, संधि के आधार पर नहीं बताओ, और क्या सही है कि गलत है ये तो बताओ कम से कम, फिर क्या होगा, संधि क्या होगा, फिर एक तो ऊपर ही कर दें, ऐसे कर दें, ऊपर इधर युक्त,
उपरयुक्त, यस सर। ऊपर धन युक्त गलत है। क्या होगा ये नहीं पता। गलत है। हाँ? गलत है। तो ऊपर ही होगा कि ऊपर ही होगा? ऊपर। ऊपर ही, ऊपर धन युक्त। यस सर। चलिए कह रहे हो तुम, छोड़ दे रहे हैं, गलत होगा तो तुम जानो। तो ये तो हो गया तुम्हारा शुद्ध रूप हो गया, ठीक है, और ये हो गया अशुद्ध रूप, ये हो गया अशुद्ध रूप। अब जब भी तुमसे पूछे, चाहे उपसर्ग के आधार पर वर्तनी पूछे, तो हमें क्या करना है, देखना है कि उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। ज्यादा उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग याद कर लो, सीधी सी बात है, ज्यादा उपसर्ग नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे एक अनु का आता है, ज्यादातर पूछते हैं, एक आ तो आता ही आता है, एक अभि का आता है ना, इस तरह के आते हैं ज्यादातर लग के। ये कहाँ पे लगता है? अभिमान, अभिमान, अभिभावक, मान है तो उपसर्ग लग गया अभि, यानी अभिमान हो गया। उपरयुक्त में लगेगा? नहीं लगेगा। अभियुक्त में लगेगा? अभिधन युक्त, अभियुक्त में लगेगा। तो ये इस तरह के ज्यादा आते हैं जब भी पूछता है, ठीक है। और बहुत सारे हो सकते हैं ना, जैसे पेट में है, पेट में कौन सा उपसर्ग लगेगा? भर लग जाएगा तो भर पेट हो जाएगा। तो इस तरह के उपसर्ग देखो, शब्द जैसे ही तुमसे पूछे उपसर्ग के आधार पर बताना है, तो सबसे पहले देखना है, दो शब्द तुमको देंगे, एक अशुद्ध देंगे, एक शुद्ध देंगे, ठीक है। तुमको देखना है अचेत, चेत माने तुमको पता ही है क्या होता है, जो होश में है ना, और आ माने नहीं होता है। जब आ वाला तुमको मिल जाए तो अनु लगेगा ही नहीं कहीं, अनु भले लग जाए, अनु अनु उपसर्ग होता है, ठीक है, लेकिन अनु नहीं होता। तो ये तो उपसर्ग के आधार पर हो गया। प्रत्यय के आधार पर, प्रत्यय जो सबसे पीछे लगता है, कोई भी शब्द कहो तो उसमें सबसे पहले प्रत्यय निकलना चाहिए। जैसे तुमने पियक्कड़ शब्द नाम लिया, पियक्कड़ में अक्कड़ लग गया, लेकिन जो सीधा सीधा कह दिया जाए, जैसे गायकी कह दिया गया, तो इसमें कुछ नहीं निकल रहा। गायकी 10 बार बोलोगे, 20 बार बोलोगे, 1000 बार बोलोगे, तब भी कुछ नहीं निकलेगा, प्रत्यय निकलेगा ही नहीं। गायकी गायकी चाहे जितना बार चिल्लाओ, खत्म, वहीं से खत्म, की से खत्म, कुछ निकला ही नहीं। लेकिन गायिका कहो तुरंत निकलता है, जो नहीं दिखता है ना, इका, ई कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, लेकिन है इसके साथ में, लेकिन इसके साथ में कुछ नहीं दिख रहा। गायकी, गायकी, इकी नहीं दिख, इकी भी नहीं निकलेगा इसमें। गायकी, खत्म काम, सीधा सीधा शब्द है, ठीक है, ये प्रत्यय हो जाएगा। और समास, तो समास जब भी तुमको देगा तो द्वंद्व का देगा, द्विग का देगा, तत्पुरुष का देगा, कर्मधारय का देगा, वैभाव का देगा, बहुब्री का देगा, इस तरह के समास से देगा संबंधित जितना हो। अब जैसे यही दे दिया है, समास के आधार पर दे दिया है दिवारात्र, इसमें पूछ लेता समास कौन है, वो सारा प्रश्न दे, सब कुछ पूछने के बाद लास्ट में पूछता है कि इसमें समास कौन सा है। तो हम बताते द्वंद्व समास है, द्वंद्व का मतलब जोड़ा, अभी हाल ही में पढ़ाया गया है ना। और संधि के आधार पर ये अलग करना पड़ेगा तुमको, अलग करना आता है तो तुरंत अलग कर लो, पता चल जाएगा। इसके बाद जब संधि पढ़ाई जाएगी तो संधि आपकी अच्छे से और पढ़ाई जाएगी, है ना। संधि काफी लंबा चलने वाला है। तो ये तुम्हारे हो गए किसके आधार पर? ये सब शब्द संबंधी अशुद्धियां हैं, और किसके थे? वर्तनी से संबंधित। अब वर्तनी का काम खत्म, वर्तनी का काम समाप्त हो गया। वर्तनी के बाद कौन बताया गया था? वर्तनी के बाद कौन सा है भाई? कौन सी अशुद्धि है? अरे वर्तनी के बाद मैंने 3 बोला था भाई, पद के, पद संबंधित अशुद्धियां। इतनी जल्दी भूल जाते सब लोग, इतनी जल्दी ना बोला करो, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जीडी में भी तुम लोगों को अच्छे नंबर मिले। एक आधा छूट जाए बात अलग की है, लेकिन मिले तो पूरे 99%। 100% ना मिले कोई बात नहीं, मिल जाए तो अच्छी बात है ना। लेकिन 99% तुम्हारा रिजल्ट हिंदी में हो कम से कम। यूपी पुलिस में 74 नंबर का आता है,
ना मिले 74 तो 70 तक तो रहो कम से कम, इससे कम तो कोई मतलब नहीं। 65 से नीचे आना कोई मतलब नहीं, 65 तक रहना पड़ेगा तुम लोग। अगर पढ़ते रहोगे सही से तो 65 कोई रोक नहीं सकता इस बार, क्योंकि ऊपर ऊपर नहीं पढ़ाया जाएगा इस बार, कहीं से भी पूछे। लेकिन जब तक नोट्स नहीं बनाओगे नहीं कर पाओगे, गारंटी। नोट्स नहीं बनेगी तो तैयारी नहीं होगी। रिवीजन का बाद में पेपर्स में रिवीजन तो हाँ। मैंने करी कुछ। और रिवीजन में तो जो रिवीजन कराते हैं ज्यादातर यूट्यूब पे आके वही पुराने वाले प्रश्न उठा के देते हैं, और पुराने वाले भी प्रश्न ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, पुराने प्रश्न अगर 100 पढ़ोगे तो शायद एक फंसे का वो भी ना आए। प्रीवियस ईयर वाले नहीं पूछते हैं, वो तो केवल आधार होता है कि किस तरह के प्रश्न आते थे, है ना। ज्यादातर प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर वाले कराते हैं सब लोग, प्रीवियस ईयर नहीं करना हमको, क्योंकि नए नए प्रश्न बन रहे हैं, कुछ नया भी देखना हो। अगर इसको विस्तार से पढ़ लोगे तो जरूरत नहीं है तुम लोगों को अलग से करने की, प्रैक्टिस उतनी हो जाएगी, हर सैटरडे प्रैक्टिस सेट दिया ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद है पद की अशुद्धियां। पद की अशुद्धियां, अच्छा अशुद्धियां सही लिखा हुआ है, पद की अशुद्धियां, अशुद्धियां सही लिखा हुआ है कि कहीं गलत है? हाँ, तो ये भी देखते रहो कहीं गलत तो नहीं लिखाया गया। पद की अशुद्धियां, ठीक। पद की अशुद्धियां जो होती हैं कैसे होती हैं, ये भी कई तरह के कई आधार पर होती हैं। जैसे संज्ञा से संबंधित हो सकता है, सर्वनाम से संबंधित हो सकता है, और क्रिया से संबंधित हो सकता है। संज्ञा से संबंधित होगा, क्रिया से संबंधित होगा, और सर्वनाम से संबंधित होगा, और अव्यय संबंधित होगा। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, क्रिया एवं अव्यय, अव्यय के आधार पर। ठीक है, इनके आधार पर जो आते हैं शुद्ध अशुद्ध वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय के आधार पर जो शुद्ध अशुद्ध आते हैं। जैसे कहा जाए आपसे अनुदित, 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 तो ये शुद्ध रूप है कि अशुद्ध रूप है? अनुदित बताइए, अनुदित जो है शुद्ध रूप है कि अशुद्ध रूप है? शुद्ध रूप है। अच्छा, अनुदित होता है कि होता है अनुवादित? अनुवादित, ये भी दो शब्द हैं, संज्ञा से संबंधित, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। ठीक है, जैसे तुमसे पूछा गया अनुदित, तो अनुदित किससे संबंधित बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। अनुदित, अनुदित, अच्छा मुझे शुद्ध है कि मेरे को? सर मुझे शुद्ध है, मेरे को गलत है। मेरे को गलत है। मेरे को प्यास लगी है? नहीं, मुझे प्यास लगी है। मुझे प्यास लगी है। तेरे को प्यास लगी है? नहीं, तुझे प्यास लगी है ना, कि तुम्हें प्यास लगी है? तुझे प्यास लगी। हाँ, लेकिन जैसे मुंबई में इस लोग आते ना, तेरे को क्या चाहिए, क्या मांगता है तेरे को, इस तरह की भाषा बोलत ना, बड़ी अजीब भाषा है, पूरा शुद्ध बोलत बोली जाती है। हाँ, मेरे को वहाँ अच्छा नहीं लगता, मेरे को गाँव जाना पसंद नहीं है। तेरे को मेरे को, मुंबई जितने लोग कमा के आओगे ना, बाहर जितने लोग आओगे, तेरे को मेरे को है यार, मैंने तेरे को बोला था यार, तू यार ऐसा काम मत कर, है ना। तेरे को मेरे को ज्यादा बोलते ना। 4 दिन की चांदनी होती है, फिर अंधेरी रात। 4 दिन बाद फिर कहा यार, कहा रात रहे हो यार तुम, यही तरह भाषा बोलने लगत ना। हाँ, कुछ लोग आवत फिर कमाए जाए समय का करत है, मोबाइल दे के जात 1500 रुपया में, 10,000 का मोबाइल 1500 रुपया में दे, 1200 रुपया में दे के जात। हर दुकान में ढूंढा तो गिरवी रखा थे,
फिर याद 6 महीना रात, फिर तेरे मेरे पे याद आ जाओ याद उनका, फिर यहाँ तेरे मेरे कहा हफ्ता भर बाद, फिर तेरे मेरे कसम। तो ऐसा होता है हर जगह। ठीक, तो बताओ इसमें कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है? इसमें जो अनुदित शब्द होता है ये शुद्ध वाक्य होता है। ठीक है, इस संज्ञा के आधार पे देखो, सर्वनाम के आधार पे देखो, या क्रिया के आधार पे देखो, लेकिन अनुवादित जो होता है वो अशुद्ध होता है। अनुवादित कहीं नहीं लिखा होता, अनुदित देखा जाए तो। ठीक है, अनुदित होता है, अनुदित। ये तो एक हो जाएगा इसमें, जब भी तुम्हारा आएगा संज्ञा सर्वनाम क्रिया एवं अव्यय के आधार पर आएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो लिंग के आधार पर आता है, दूसरा जो होता है इसका लिंग के आधार पर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूछा भी जाता है कई बार। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे घोड़ा से घोड़ी बन सकता है ना, घोड़ा से घोड़ी बन सकता है शुद्ध रूप, लेकिन घोड़ा से घोड़िन नहीं बन सकता। जैसे कहा जाए घोड़ा से घोड़ी, है ना, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया। लेकिन अगर इसको कह दिया जाए घोड़िन, अगर कह दिया जाए घोड़ा से घोड़िन, तो इसमें कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है? लिंग के आधार पर देखना है हमको। ये गलत है, सेकंड वाला। हाँ, कभी भी देखे हो ना तो घोड़ा और घोड़ी होता है ना, पर घोड़ा और घोड़ी नहीं होता है। लोग बोल भले देते हैं घोड़ी में, है ना, ज्यादातर लड़कियों का घर में कहा जाता है ना, तुम घोड़ी न होगा काम तो नहीं सब रहा तुमसे घोड़ी न हो गए काम नहीं होता ना, इतना बोला जाता है। लड़के ने ज्यादातर काम घर में बोला जाता है, मम्मी बोलती है तुम घोड़ी न हो गई, तमीज नहीं ना सहूर नहीं ना, मम्मी इतना बोलती है। तो ये अशुद्ध रूप है तुम्हारा, अशुद्ध रूप है, ये शुद्ध रूप है। देखो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। मम्मी है, मम्मी प्यार से कहती है ना सबकी, किसी की भी मम्मी हो, मारती भी तो प्यार से। अरे कुछ नहीं, लेकिन पप्पा के मार खतरनाक होता, पापा की। मम्मी तो मारिए तमाचा तेज से लेकिन लागी धीमे से। हाँ, लेकिन अगर पिताजी के पाले पड़ गए तो नजरी लात धर देते, है ना। गलती अगर हो ही गई, चुटा गए है तो उल्टा और हो रहे हो, तो तुमसे कई दिन गाड़ी लेके जाके नहीं ना तो कहे लेके गए हो, कहे चुटाने। आजकल के लड़कन का अगर तनखा चुटा जा रहे तो क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ? पहले के पप्पा हुरत रहे कायदे से, फिर बाद में साल में काट रहे बच्चा को लाग तो नहीं ना, है ना, लाग देते रहे गुल्लैया खोत रहे गुल्लैया पट्टी। तो लिंग के आधार पर हो गया। अच्छा, बालक से क्या बनेगा? बालक से क्या बनेगा? बालिका। बालक से बालिका बन जाएगा, बालिका। लेकिन बालक से क्या नहीं बनेगा? बालकी बनेगा, नहीं बनेगा। बालक से बालकी। ऐसे ही प्रश्न देता है सीधा सीधा। लिंग के आधार पर कौन सा शुद्ध है? बालक से, उसमें दे देगा घोड़ा से घोड़ी, एक ऑप्शन मार देगा घोड़ा से घोड़ी, एक दे देगा बालक से बालिका, और कोई तीसरा शब्द देगा, है ना, एक अशुद्ध कर देगा। उसमें कह देगा पहचानो इसमें कौन सा अशुद्ध है। ठीक, कह देगा इसमें पहचानो कौन सा अशुद्ध है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं ना, मिलते हैं अगली क्लास में। आज काफी हो गया है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।